हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ रियल एनालिसिस बीएससी सेकंड ईयर। लेक्चर नंबर ये आपका 7 होगा, जिसमें हम अनसॉल्व्ड थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं आपकी। तो ये आपकी द इम्पोर्टेंट शो बोलते हैं ना, वही आपकी थ्योरम है। ठीक है, तो जो भी लेक्चर आपके आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ध्यान रखना आपको। तो अब देखो, जो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तीनों थ्योरम जो आपकी हैं, तीनों इम्पोर्टेंट हैं आपकी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी जहाँ पर हमारा जो फंक्शन होगा वो इंटीग्रेबल दिया होगा हमको, यानी फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल होगा जहाँ पर हमको फंक्शन के लिए कुछ कंडीशन है दिखानी पड़ेंगी कि फंक्शन इंटीग्रेबल हो तो तब या क्या ये जो भी कंडीशन होगी वो होल्ड कर रही है या नहीं, होल्ड होगी या नहीं होगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, ये जो मैं तीनों थ्योरम जो डिस्कस करवाऊंगा आपको, ऐसे 3 या 2 जितना भी डिस्कस कर पाएंगे हम, ठीक है, टाइम बाउंडेशन में। तो वहाँ पर अगर आपकी मान लो तीनों जो थ्योरम वो आपकी 22-23 पेपर में पूछी गई हैं, आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो, जो भी आपकी इंटीग्रल से रिलेटेड फंक्शन जो थ्योरम पूछी जाती हैं वो सारी मैं डिस्कस करवा दूँगा, जो पूछी गई थ्योरम है आपकी। ठीक है, और ऑलमोस्ट हम सारी ही थ्योरम कवर कर चुके होंगे। जो भी मान लो फंक्शन आपका इंटीग्रल दे और उससे क्या क्या थ्योरम पूछी जा सकते हैं वो सब हम डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले थ्योरम आपकी सामने ये है, एक बार इसको देख लो ध्यान से कि क्या करें इसमें। तो ए यू लिख दिया मैंने, उसी का मतलब एग्जाम आया हुआ है। तो लेट एफ एंड जी बी इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल ए बी, देन प्रूव दैट एफ प्लस जी जो है हमारा ये फंक्शन जो है, देखो दोनों को ऐड करने का फंक्शन आएगा एफ प्लस जी, क्या ये भी इंटीग्रेबल होगा इंटरवल ए बी में, हमको ये प्रूव करना है और इसके साथ ये प्रूव भी करके दिखाना है उसको कि ए से भी एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स जो है वो बराबर होगा आपका। यानी कि अगर आप दो फंक्शन है आपके साथ तो क्या लिमिट डिवाइड होती है, वो सॉरी डिवाइड का मतलब यानी इसके साथ भी लिमिट और इसके साथ भी, दोनों फंक्शन का लिमिट का डिवाइडेशन होता है या नहीं होता है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है उसको। ठीक है, तो यही हम सिंपली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपकी। तो देखो, सिंपली समझो करने क्या क्या वाले हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो चीज़ें बस आपको याद रखनी पड़ेंगी, बहुत ईजी चीज़ें तो वही होंगी जो आप जानते होंगे अच्छे से, बस उनको थोड़ा सा सीक्वेंस में याद रखना है कि क्या कब क्या यूज करना है, उसके लिए की पॉइंट बना के ज़रूर रखिए। ठीक है, जब एग्ज़ाम आएगा ना उससे पहले वो बहुत मददगार होंगे आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप की पॉइंट पहले से तैयार रखना कि ये मैंने थ्योरम में किया है, एक डिब्बे में बंद करके लिख देना कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई थी। ठीक है, सिंपली अब नाउ वी स्टार्ट द क्लास। आपकी ये है थ्योरम। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सिंपली। देखो, अब देखो इसका प्रूफ तो साथ साथ करते रहना आप। ठीक है, प्रूफ का इसमें तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर वही सेम चीज़, एफ और जी हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो पहले तो एफ और जी इंटीग्रेबल है तो इसका यूज कर लेते हैं जो गिवन है। फिर उसके बाद जो प्रूव करवा रहा है एफ प्लस जी, पहले तो मुझको इसको इंटीग्रेबल प्रूव करना है। अब सिंपली मुझको बताओ, अगर मुझको एफ प्लस जी को इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा। तो सिंपली मुझको प्रूव करने के लिए या तो मैं इसकी रायमन कंडीशन जो हम इंटीग्रेटिव जो नेसेसरी कंडीशन प्रूव की थी ना कि अगर फंक्शन रायमन इंटीग्रल कब होगा, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट अभी की नहीं है, वो करेंगे। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन में क्या था कि आपका ए से बी टी नॉट एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है, प्लस आपका ए से बी होगा एस नॉट एक्स डी एक्स, मान लो एस नॉट एक्स कोई फंक्शन है, वो लेस देन होना चाहिए, दोनों का एडिशन लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंटीग्रेबल होगा। यही हमारे पास कंडीशन, ठीक है, प्रूव की थी, तो उसी का हम यूज करने वाले हैं। और एक और भी कंडीशन थी, मान लो इंटीग्रेबल हो तो आपका जो भी ए से बी एफ एक्स डी एक्स होगा, लोअर लिमिट जो है वो अपर लिमिट के बराबर होती है, ये भी था पर लेकिन इसके लिए हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपली अब समझो, पहले तो देखो चीज़ें बहुत इजी, जो भी चीज़ें जानते हो ना आपको समझ में आ जाएगी ये थी। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हम यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंपली पहले देखो हमारे पास यूज़ कर लेते हैं जो गिवन है आपकी। तो देखो वी डिफाइन, तो इसके लिए डिफाइन कर लेते हैं पहले हम एफ और जी के लिए। ठीक है, तो अब देखो सिंपली आपका एक डाउट था, ठीक है, वो मुझे अभी याद भी आ गया, तो मैं आपका डाउट को पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक डाउट था कि जो हमने लास्ट क्लास में एक थ्योरम प्रूव की थी ना, शायद वो थ्योरम यहाँ पर होगी। तो वो देखो ये थ्योरम थी आपकी कि ये जो मैंने स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव किया था कि स्टेप फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल होता है, ये हमने प्रूव किया था। ठीक है, तो क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो देखो जब भी आपसे कोई भी थ्योरम का कन्वर्स पूछे ना तो उसमें आपको उसका काउंटर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, काउंटर आंसर के लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपका कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू होता है। ठीक है, आपका जो थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन स्टेप फंक्शन है तो वो इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, बट ये एवरी एग्जाम्पल के लिए ये नहीं होगा कि हर इंटीग्रल फंक्शन जो है वो स्टेप फंक्शन हो। ठीक है, ये
नहीं होगा, ये मे और मे नॉट भी कंडीशन होगी, दोनों हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। उसके लिए एग्जांपल है आपका एफ एक्स इजकल टू एक्स, ठीक है। जैसे यहाँ से थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको, जैसे मान लो मैं एफ एक्स इजकल टू एक्स लेता हूँ कोई, ठीक है, फंक्शन। अब आपको पता है एफ एक्स इजकल टू एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है ना, ठीक है। इंटरवल मान लो हम कुछ भी ले लें, इंटरवल जैसे 1 2 ले लें, ठीक है, 0 1 ले लो, तो आपको पता है 1 2 इंटरवल में ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स इजकल टू एक्स। कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो इसका फिर आप एंटी डेरिवेटिव निकाल पाएंगे, एंटी डेरिवेटिव का मतलब उसका इंटीग्रेशन कर पाओगे, ठीक है। तो मतलब इसका इंटीग्रेबल है, क्या ये स्टेप फंक्शन है, तो हम कहेंगे नहीं, इसका स्टेप फंक्शन नहीं है, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स आपका स्टेप फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप देखो 1 2 का पार्टीशन करोगे तो इसके सब इंटरवल निकल के आएंगे। जो आप सब इंटरवल में किसी भी सब इंटरवल के लिए जब आप इस एफ एक्स की वैल्यू निकालोगे ना, तो इनफाइनाइट वैल्यू आपको मिलेंगी। आपको पता है एफ एक्स इक्वल टू कुछ ही वैल्यू पुट करोगे वो वैल्यू हमको फंक्शन दे देगा, तो मतलब यहाँ पर हमको इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड होंगी, ठीक है, किसी भी सब इंटरवल के लिए। और यही स्टेप फंक्शन क्या कहता है आपका, अगर आपने डेफिनेशन मैंने पढ़वाई आपको बताई थी, तो मैंने बोला था कि स्टेप फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लो आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, सी के बराबर वैल्यू आती है कोई भी, सी के क्या है, कोई कॉन्स्टेंट होता है ये, ठीक है। तो मतलब किसी भी इंटरवल के लिए जो फॉर ऑल एक्स आपका बिलोंग कर रहा है सी के -1, या मान लो एक्स के जो भी हमने वहाँ पर माना था एक्स के -1 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब इस इंटरवल के लिए फंक्शन की हर पॉइंट के लिए वैल्यू जो आएगी वो सी के ही आएगी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मतलब डिफरेंट ये फाइनाइट वैल्यू होंगी हमेशा, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं हो सकती। अगर इनफाइनाइट वैल्यू होंगी तो आपका स्टेप फंक्शन नहीं होगा। पर लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपकी इनफाइनाइट वैल्यू हमको मिलती हैं, ठीक है, इनफाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू हमको मिलेंगी, तो इसलिए ये आपका स्टेप फंक्शन नहीं होगा। पर लेकिन स्टेप फंक्शन के लिए क्या है कि फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे एफ एक्स इक्वल टू सी के था, तो इस इंटरवल के लिए आपके पास सी1 जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू आएंगी सब फाइनाइट होंगी, पर लेकिन इस केस के लिए इनफाइनाइट होंगी, तो इसलिए आपका स्टेप फंक्शन नहीं है। तो ये एग्जांपल आप दे देना एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब सिंपली देखो बी डिफाइन, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं आपका सिंपली जो चीज़ मैंने वहाँ पर लिखी थी वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एस एफ हो गया, टी एफ हो गया, तो लास्ट टाइम लिखूँगा, फिर अब यहाँ से आगे आपको खुद से लिखना पड़ेगा, मैं ठीक है यहीं से आपको स्किप कर दूँगा, ठीक है। अब आप ध्यान से समझ लेना, अगर यहाँ पर अगर आपने नहीं समझाया तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे। तो यहाँ से ये बस ये बता रहा है कि आपका जो एस एफ कोई फंक्शन है, मान लो एस एफ, ठीक है, एस एफ जहाँ पर एस एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, तो जो एस एक्स फंक्शन है वो आपका एस एफ से आ रहा है, ठीक है, एस कोई फंक्शन है उसी का आपका एस एक्स कोई उसी से बिलोंग करता है आपका, जहाँ पर एस एक्स वो लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है उस कंडीशन के लिए। और एस और जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, ए बी से ई प्राइम में है, ई प्राइम मतलब आर में है आपका, ठीक है, ये है सिंपली। एंड अब देखो सिंपली ये भी तो लिख सकता हूँ ना, जो हमारा एस एक्स फंक्शन है ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, एस एक्स ये कांस्टेंट कांस्टेंट स्टेप फंक्शन है आपका। अब आपको स्टेप फंक्शन, अरे मैंने आपको बताया था ना, हमने कल ही जो डिस्कस किया, आपका फंक्शन इंटीग्रेबल हो तो वो स्टेप फंक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है, तो स्टेप फंक्शन भी होगा आपका फंक्शन। ऐसे ही अब टी एफ को डिफाइन करो, जैसे टी आपका हो जाएगा ए बी से ई प्राइम इंटरवल में, सच दैट टी एक्स होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपके एफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा इंटरवल ए बी में, ठीक है, सिंपली। एंड टी एक्स भी आपका क्या हो जाएगा, इज स्टेप फंक्शन, ठीक है, तो टी एफ इज ए स्टेप फंक्शन। क्या यहाँ तक लिखने में कोई प्रॉब्लम हुई, जब भी आपको इंटीग्रेबल दे इतना डिफाइन कर देना उसको, ठीक है, लैंग्वेज इतनी डिफाइन कर देना, जब भी आपको इंटीग्रेबल दे डिफाइन कर देना, बाउंडेड दे बाउंडेड को डिफाइन कर देना, स्टेप फंक्शन दे स्टेप फंक्शन को डिफाइन कर देना, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, जो भी उसने गिवन था हमने उसका यूज़ कर लिया। अब बात करनी है इसके लिए, इसको प्रूव करना है तो इससे रिलेटेड चीज़ें समझो। तो इससे रिलेटेड होने के लिए मुझको एफ प्लस जी को इंटीग्रेबल प्रूव करना पड़ेगा, और आपको पता है इसके लिए कहानी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, हमको दो ही फंक्शन हम लेंगे उसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए इस फंक्शन के लिए, ठीक है, ये होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सिंपली मैं क्या करता हूँ एफ़ और जी के लिए, मान लो इसके लिए हम मान लेते हैं कि जैसे मान लो एफ़ के लिए आपका एस एक्स फंक्शन मैंने ले लिया, जी के लिए जी एक्स ले लिया, तो एफ़ प्लस जी के लिए एस जी और टी जी ले लेते हैं दो फंक्शन, ठीक है, समझ गए होंगे ना। जैसे मान लो एस एफ को डिफाइन करने के लिए एस एक्स लिया, एस एक्स को डिफाइन करने के लिए ऐसे एस एफ को डिफाइन करने एस एक्स लिया, जैसे आपका टी एफ के लिए हमने टी एफ के लिए टी एक्स ले लिया। तो अगर ऐसे ही अगर एफ प्लस जी को मुझको डिफाइन करना है तो उसके लिए हम ये ले सकते हैं, या वो बाद में डिफाइन करते हैं, पहले आप देखो कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पर डिफाइन कर दिया आपने। अब यहाँ पर क्या करो आप, रायमन कंडीशन जो हमने निकाली थी ना, रायमन कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी जो मैंने आपको बताई थी, जो वाली वो जो हमने ये थ्योरम डिस्कस की थी ना, नेसेसरी कंडीशन, उससे पहले मैंने एक कंडीशन आपको करवाई थी, अगर आपको याद हो तो वही हम यूज करते हैं यहाँ पर। देखो देयरफॉर बाई रायमन, मीनिंग थोड़ा चेक कर लें, ठीक है। रायमन कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या थी, देखो सिंपली समझो। उसके लिए कंडीशन ये थी ना आपकी, मैं लिख देता हूँ आपको पता चल जाएगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, आपका एक दो स्टेप फंक्शन आप लेते हो, जैसे मान लो S1 x t, यहाँ पर हमने S0 x और T0 x लिया था, ठीक है। सच दैट वो लिख देता हूँ पहले, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर ऑल एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्टेप फंक्शन S1 x SF से बिलोंग करता है एंड T1 x बिलोंग कर रहा है TF को, ठीक है। सच दैट या A से B T1 x dx माइनस A से B S0 x dx ये लेस देन होगा ε/2 से, अगर याद हो तो ये कंडीशन हमने डिफाइन की थी ना, वो हमने बताया था कि एक एप्सिलॉन ऐसा होगा जो ग्रेटर देन 0 होगा, जिसके लिए आप स्टेप फंक्शन डिफाइन करोगे, दो स्टेप फंक्शन होंगी। अब आपको पहले से पता है एस ऑफ और टी ऑफ स्टेप फंक्शन है, तो देखो एस ऑफ और टी ऑफ स्टेप फंक्शन, आप इससे रिलेटेड कोई फंक्शन ले सकते हो, जैसे एस एक्स लिया था मैंने यहाँ पर, मैंने इसको नाम नया ना आपका दूसरा मैंने फंक्शन ले लिया S1 x जो बिलोंग कर रहा है आपके एस एफ से, ठीक है। हम बहुत सारे स्टेप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे अपन, लेकिन ठीक है। तो इसके लिए हमने दो स्टेप फंक्शन ले लिए, S1 x बिलोंग एस एफ, ये हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने वहाँ पर प्रूव भी की थी ना, ये तो थ्योरम हमने वहाँ पर, ये आपको अगर याद हो। तो ये मैंने किसके लिए लिख दी पहले, आपका इसके लिए, दो स्टेप फंक्शन के लिए। अब देखो इसकी कहानी को समझते हैं, इसको पहले क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब उसको समझो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सिंपली देखो प्रूव हम ऐसे ही करेंगे, इसकी हेल्प से करेंगे। तो पहले उसके लिए आप डिफाइन कर लो, ठीक है। अब उसके लिए भी दो स्टेप फंक्शन चाहिए, ठीक, क्योंकि अगर मान लो उसको भी आपको रायमन, अगर ये कंडीशन हमको यूज़ करनी है उसके लिए भी f+g फंक्शन के लिए, तो उसके लिए भी दो स्टेप फंक्शन हमको चाहिए होंगे, तो उसके लिए हमको दो स्टेप फंक्शन मानने पड़ेंगे। तो उससे पहले हम ये उसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली अब समझो, लिखते हैं यहाँ पर सिमिलरली बी राइट SG एंड TG, ठीक है। दो फंक्शन में मान लेता हूँ, फॉर फंक्शन g, तो जो हमने SX और TX माने थे वो f फंक्शन के लिए माने थे। अब सिमिलरली हम लिख देते हैं SG और TG फंक्शन होंगे हमारे g वाले फंक्शन के लिए, ठीक है। तो f फंक्शन के लिए हमने दो स्टेप फंक्शन पहले डिफाइन कर लिए थे। अब इसी के लिए देखो सिमिलरली वर्ड मैंने लिख दिया है। अब जब मैं सिमिलरली यूज कर रहा हूँ ना, तो आपको ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो सिमिलरली वर्ड मत लिखना, ठीक है, सिमिलरली हटा देना। जैसे आपको थ्योरम को थोड़ा बड़ा दिखाना है, वैसे भी थ्योरम ये बड़ा ही है थोड़ा सा दिखना, तो दो मैं अगर मान लो थोड़ा सा, अगर ये आपके ऊपर है, ठीक है, डिपेंड ऑन यू, अगर आप करना चाहो। सिमिलरली मत लिखना, बस लिख देना बी राइट SG एंड TG फॉर फंक्शन g। तो देन वी डिफाइन, यहाँ पर आप ये जो आपने SF लिखा है यहाँ SG लिखना, यहाँ से ये सिंपल होगा बस, यहाँ पर आपका जो ये यहाँ होगा वो होगा आपका SX लेस देन इक्वल टू होगा आपके GX से, उसको या S1 तो नाम दे दिया ना मैं किसी को, अगर मान लो उसका कोई दूसरा फंक्शन नाम दे देना, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। जैसे S2x दे देना उसको नाम, क्या नाम दे देना उसको, S2x लेस देन इक्वल टू FX होगा, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं फिर यहाँ कह देना कि S2x इज ए स्टेप फंक्शन। फिर आप ऐसे TG को डिफाइन करना, यहाँ पर आपको क्या देखना है, जो T2x S2x T2x नए स्टेप फंक्शन मान लेना, ठीक है। यहाँ पर ये सम ग्रेटर देन इक्वल टू आपका GX होगा, फॉर ऑल ये होगा, और यहाँ पर ये आपका ये हो जाएगा T2x इज ए स्टेप फंक्शन, ठीक है। ये ऐसे डिफाइन कर दोगे, या सिमिलरली लिख दो, सिमिलर से समझ जाएंगे हम, सिंपली के बी राइट SG TG फॉर फंक्शन जी, हम दोनों उस फंक्शन के लिए भी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लिख दो यहाँ पर आल्सो जी ए बी से ई डैश इज इंटीग्रेबल। अब इंटीग्रेबल तो हमको दिया ही था ना क्वेश्चन, तो देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्टेप फंक्शन
S2x और S2x बिलोंग्स टू SG एंड T2x बिलोंग्स टू, हाँ ये किससे बिलोंग करेगा आपका, TG से, सच दैट, ठीक है, ये से बिलोंग करेगा। तो अब इसको डेफिनेशन से लिख दो, सच दैट क्या होगा आपका A से B T2x dx माइनस होगा आपका A से B, ये हो जाएगा आपका S2x dx, ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका लेस देन होगा ε/2 से, ठीक है। तो इसको मान लो किस नंबर सेकंड नाम दे दो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो भी रायमन कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी थी उसको हमने यूज किया पहले फंक्शन f के लिए, जहाँ पर हमने 2 स्टेप फंक्शन डिफाइन किया आपका S1x और T1x, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको भी देखो S1x नाम दे दो, ठीक है, इसको भी आपका T1x नाम दे दो, है ठीक। फिर हमने क्या किया, हमने g फंक्शन है उसके लिए हमने 2 स्टेप फंक्शन को डिफाइन कर लिया आपका S2x T2x, सिंपल उसकी डेफिनेशन से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, बस इतना, और कुछ तो किया नहीं नया इसमें कुछ भी, ठीक है। अब देखो सिंपली, अब आपको पता है सिंस सम ऑफ स्टेप फंक्शन इज ए स्टेप फंक्शन, ये हमने थ्योरम डिस्कस की थी ना, आपको थ्योरम भी मैंने करवाई थी, ये सम ऑफ स्टेप फंक्शन इज ए स्टेप फंक्शन होता है, जहाँ पर हमने 2 स्टेप फंक्शन जो हमने लिए थे वो उसका प्रूव करके दिखाया था ना, यही तो था सेम, बस यहाँ पर क्या था, स्टेप फंक्शन था आपका। तो सम ऑफ स्टेप फंक्शन इज ए स्टेप फंक्शन होता है आपका, ठीक। अब देखो सिंपली समझो, यहाँ पर अगर ये होता है तो ऐसे ही हम फिर हम दोनों के लिए ये बोल सकते हैं कि T1x प्लस जो आपका, जैसे मान लो कोई नया फंक्शन में नाम दे दूँ, जैसे मैंने मान लिया कि जो S1x है हमारा पास स्टेप फंक्शन और S2x है स्टेप फंक्शन, इसका सम S0x आ गया, नया नाम दे दिया, ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो S0x है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ S0x भी स्टेप फंक्शन होगा, ठीक है, ये भी स्टेप फंक्शन, ये भी स्टेप फंक्शन, तो सम ऑफ स्टेप फंक्शन भी स्टेप फंक्शन होगा, तो ये भी स्टेप फंक्शन होगा आपका। और हम फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो T0x नया नाम दे रहा हूँ T1x प्लस T2x के सम को, अगर ये दोनों स्टेप फंक्शन है तो इसका सम भी स्टेप फंक्शन होगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है, सिंपली यहाँ पर हो गया। आर आल्सो स्टेप फंक्शन होंगे ना, ये भी तो स्टेप फंक्शन होंगे आपके, तो यहाँ पर लिख सकते हो इज स्टेप फंक्शन, देयरफॉर इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया, इसको आगे लिख दो आप आर स्टेप फंक्शन एंड, अब S0x आपका जो मैं मान रहा हूँ कि ये बिलोंग कर रहा है आपका S जो फंक्शन है आपका f प्लस जी का है, ठीक है, क्योंकि f प्लस जी के लिए अब डिफाइन कर रहे हैं हमने मान लिया कि जो S0x आया है ये f प्लस जी का फंक्शन है आपका, ठीक है, वहाँ से आपका S0x बिलोंग करता है। एंड T0x कहाँ से बिलोंग करेगा आपका, ये बिलोंग करेगा F प्लस जी से, ठीक है। तो इसके लिए स्टेप फंक्शन क्या हो गया आपके S0x T0x हो गए, उनके लिए S1x और T1x था, ठीक है, S2x वो सब वहाँ पर था। तो देन आपका देखो सिंपली दिख रहा है ना आपको, हाँ, तो देखो देन आपका ये डिस्कस करते हैं यहाँ पर, देन f प्लस जी विल बी इंटीग्रेबल इफ़ बी सो दैट, क्या मैं प्रूव कर दूँ, अगर मैं प्रूव कर दूँ कि a से b जो T0x है, क्योंकि भाई आप f प्लस जी की बात कर रहे हो तो इसी के स्टेप फंक्शन की बात करेंगे हम, तो जो इसका जो a से b T0x माइनस a से b S0x dx है, ये लेस देन होना चाहिए आपके एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अगर हम ये प्रूव कर देते हैं आपका, ठीक है, ठीक। तो अब देखो सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पर T0x, अब देखो सिंपली समझो, T0x किसके बराबर था आपका T1x प्लस T2x के बराबर था, यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी, S0x की वैल्यू क्या आपकी यहाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से चलते हैं, अब देखो वैल्यू पुट करेंगे सिंपली प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, तो मैं वैल्यू पुट कर दूँ सीधा आपका, ये आपका a से b था, T0x की वैल्यू T1x प्लस T2x dx, फिर आपका था S0x, सॉरी, ठीक है। तो S0x की वैल्यू पुट करोगे a से b, हाँ, तो S1x प्लस S2x dx, ठीक है, ये आपका चल रहा है, इसके बराबर चल रहा है ना आपका, तो इसको हमको लेस देन एक्सटर्नल प्रूव करना था, ठीक है। तो अब देखो सिंपली हम इसके लेस देन बराबर प्रूव करना था, तो इसको ऐसे स्टार्ट मत करो, यहाँ से स्टार्ट करो आप, ठीक है, पहले कंसीडर करना, ये यहाँ पर ये कंसीडर कर लेना आपका कि जो a से b T0x dx माइनस a से b S0x dx, ठीक है, इसकी हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इसको लेके चलना आप, ये इसके आगे है आपका, ये वाला पार्ट इसके आगे लिखना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से फिर वैल्यू पुट कर किया आपकी मैंने यहाँ पर, ठीक है।
तो क्योंकि प्रूफ में मत लेना 20 सो दैट हमने वहाँ पर दिखा दिया, फिर हमने कंसीडर किया है यहाँ पर, कंसीडर अलग लिखना, ये चीज़ें करना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ से आगे ये चल रहा है आपका, जो इसकी वैल्यू अब हम फाइंड कर रहे हैं। अब अगर इसकी वैल्यू लेस देन ऑप्शन आ गई तो प्रूव हो जाएगा सिंपली, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये किया। अब आपको पता है T1x T2 वो था स्टेप फंक्शन है, ठीक है। तो सिंपली आपकी लिमिट T1x dx हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी a से b T2x dx। देखो हम जो अब आप कहोगे कि ये हमने कैसे यूज कर लिया, क्योंकि थ्योरम तो हम इसी को प्रूव कर रहे हैं ना, क्या इंटीग्रेबल जो है वो मान लो दोनों फंक्शन के साथ जा सकता है। पर लेकिन मैं सिंपली आपको समझा दूँ, यहाँ पर फंक्शन डिफरेंट नहीं है। आपके T1x और T2x क्या है, सिंपली आपके जो फंक्शन हमने मान के चलेंगे T1x और T2x दोनों TF से ही आ रहे हैं आपके फंक्शन, ठीक है, TF और TG से। तो ठीक है, तो और आपके ये तो लिमिट यहाँ से डिवाइड होगी आपकी a से b S1x हो जाएगा, और ये देखो ये माइनस हो जाएगा आपका a से b S2x dx, ठीक है। ये आ गया यहाँ से। तो देखो सिंपली इसको साइड में आप लिख सकते हो यहाँ पर, अगर इसके साइड में लिखना चाहो तो, क्योंकि हमको तो बस सॉल्व करने से वो है। अब देखो सिंपली अब आप क्या करना है यहाँ पर, देखो ध्यान से समझना। अब यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं आपका। देखो T1x के साथ मैं क्या लेता हूँ, S1x को ले लेता हूँ, T2x के साथ S2x को ले लेता हूँ, ठीक है। तो a से b T1x dx हो गया आपका ये, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस में आपका a से b S1x dx। अब सिंपली समझो यहाँ पे ये इसके साथ आ जाएगा, ये T2x आपका आ जाएगा S2x के साथ, ठीक है। तो दोनों को सिंपली यहाँ पर आएगा। अब देखो इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी अभी ε/2 थी, इसकी वैल्यू भी लेस देन ε/2 थी, तो ये आपका लेस देन हो जाएगा। वो इक्वलिटी की इनक्वलिटी चेंज होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आपकी लेस देन थी वहाँ पर, लेस देन, ठीक है, ε/2। इसकी वैल्यू आपकी लेस देन ε/2 थी। यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। दोनों को सॉल्व करोगे एक्शन होगा, यहाँ भी आपको पता है ε> 0 था फॉर ऑल, तो ये भी यहाँ पर होगा। तो देखो इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो गई, तो मतलब हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास जो f प्लस जी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप fx प्लस जी एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इज इंटीग्रेबल। ये तो हमने प्रूव हो गए यहाँ पर। तो देखो मैंने टाइम थोड़ा सा लिया है इस थ्योरम में, तो आपको क्लियर भी हो गई होगी। इसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान से समझना, थोड़ा सा याद आपको याद आ जाएगी। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपको गिवन था एफ और जी फंक्शन इंटीग्रेबल, तो उसको डिफाइन कर देना है सिंपली उसकी डेफिनेशन से, ठीक है। पहला काम डिफाइन कर देना सिंपली। फिर उसके लिए क्या करना, रायमंड कंडीशन दोनों के लिए मान लेना कि स्टेप फंक्शन मान लेना, पहले के लिए S1x T1x, रायमंड कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी लगा देना, यहाँ से a से b T1x dx माइनस a से b S1x dx लेस देन ε/2 हो जाएगा आपका सिंपली। दूसरे फंक्शन के लिए g फंक्शन के लिए आपने S2x T2x माना है, वहाँ पर आप डिफाइन कर लेना आपका सिंपली, वहाँ पर आप रायमंड कंडीशन इंटीग्रेबिलिटी लगाना, तो a से b T2x dx माइनस a से b S2x dx लेस देन ε/2 वैल्यू आ जाएगी। ये काम कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि f प्लस जी को इंटीग्रेबल प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको दो पहले स्टेप फंक्शन भी चाहिए होंगे। तो हमने उसके लिए दो स्टेप फंक्शन मान लिया आपका S0x और T0x, ठीक है। जहाँ पर आपका S0x जो वो S1x प्लस S2x के बराबर है, जहाँ पर T2x जो वो आपका T1x प्लस T2x के बराबर है। तो अब आपको पता है सम ऑफ स्टेप फंक्शन वो आपका स्टेप फंक्शन ही होता है, तो मतलब S0x T0x भी स्टेप फंक्शन है, ठीक है। तो अब अगर f प्लस जी एक्स जो फंक्शन है हमारा, ये इंटीग्रेबल तभी होगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगा। ये जो वैल्यू आएगी लेस देन एप्सिलॉन है, ये इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसकी हमने वैल्यू सीधा फाइंड कर दी, क्योंकि T0x और S0x की हमारे पास वैल्यू थी, दोनों की वैल्यू को पुट किया तो ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ गई, प्रूव हो गया। ये था, ठीक है, थोड़ा टाइम लिया पर लेकिन आपको याद हो गई होगी थ्योरम यहाँ पर, ठीक है। अब सिंपली समझो इसका दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं। अब आप दूसरे पार्ट को कैसे करोगे, अब तो आपको पता है दूसरे पार्ट में आपको करना है यहाँ पर उसको दिखाना है, निकाल के वैल्यू फाइंड करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ईजी है ज़्यादा, तो वो सेकंड पार्ट आप डाल के प्रूव कर दो, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं कि थ्योरम में मान लो कोस एग्जाम में दोनों ही पार्ट पूछे जाएंगे, सिंगल पार्ट ही पूछ लिया जाता है, जो मैं सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ये भी वो डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको देखो ये पार्ट तो प्रूव करना पड़ेगा आपका। ये देखो पार्ट, अगर मान लो क्वेश्चन ने खाली इंटीग्रल प्रूव किया तो यहाँ तक प्रूव कर देना, अगर मान लो उसने दूसरा पार्ट भी प्रूव कर लिया तो उसके लिए आपको ये पार्ट प्रूव करना पड़ेगा, तब आप सेकंड पार्ट पर जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो बी नाउ सो दैट हमको क्या प्रूव करना है कि a टू बी fx प्लस जी एक्स डी एक्स जो है वो आपका जो है ये बराबर होगा a से b
तो एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। तो देखो ये सेकंड केस में हमको प्रूव करना था कि जो लिमिट है मान लो इंटीग्रेबल को हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसका सम में चेंज किया जा सकता है, ये सेकंड केस में। तो पहले कंडीशन में हमने यूज किया था ना वहाँ पर इंटीग्रेशन को, देखो यहाँ पर अलग डिफरेंट यूज कर लिया क्योंकि वहाँ पर हम सिर्फ ओनली उसको इंटीग्रेबल दिखा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर हमको ये करके दिखाना है कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो सिंपली हम कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ये फंक्शन दिया है, हम जानते हैं कि जो आपका जो एफ एक्स और प्लस जी एक्स फंक्शन की जो वैल्यू थी, ठीक है, वो किस किस के बीच में थी। तो आप कहोगे कि इसकी वैल्यू जो थी वो एस नॉट एक्स और टी नॉट एक्स के बीच में थी, क्योंकि सिंपली आपको पता है जब एफ एक्स के लिए आप दो स्टेप फंक्शन डिफाइन करते हो तो वहाँ पर आपका जो टी एक्स जो होता है ग्रेटर देन होता है इससे, और एस एक्स जो होता है लेस देन होता है फंक्शन की वैल्यू से। और फिर हमने जब एफ प्लस जी एक्स के लिए जो स्टेप फंक्शन डिफाइन किए थे वो टी नॉट एक्स और एट नॉट एक्स डिफाइन किए थे। तो मतलब मैं कह सकता हूँ एफ एक्स प्लस जी एक्स फंक्शन बोल लो या एफ प्लस जी एक्स फंक्शन बोल लो, ठीक है, उसके लिए जो हमारा वैल्यू होगी वो एस नॉट एक्स और टी नॉट एक्स के बीच में लाई करेगी। ये मैं बोल सकता हूँ सिंपली, भाई जब हम एफ एक्स को फंक्शन लेते हैं, ठीक है, उसका स्टेप फंक्शन मानते हैं तो उसकी वैल्यू इसी टाइप से होती है ना। तो अब यहाँ पर क्या बस फंक्शन बदला है कि एफ प्लस जी एक्स फंक्शन है, उसके लिए स्टेप फंक्शन आपके टी नॉट एक्स और एट नॉट एक्स हैं, तो वो भी ये हो जाएंगे। तो बस ये अब हमको पता है, तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दो पहले। नाउ हम जानते हैं कि ए से बी एस नॉट एक्स डी एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा आपका एफ ए से बी एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू होगा आपके ए से बी टी नॉट एक्स डी एक्स के, ठीक है। ये होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 5 एंड आल्सो देखो अब आपको ये भी पता है, इसको ब्रेक करके लिखो ए से बी एस वन एक्स प्लस ए से बी एस टू एक्स डी एक्स। ये भी वैल्यू हमारी, इसको ब्रेक करके लिख दो ऊपर प्रूफ, इसको आप इसको ब्रेक करके लिखोगे ए से बी, क्योंकि देखो एस नॉट एक्स फंक्शन आपका स्टेप फंक्शन था, इसको इसकी वैल्यू क्या थी एस वन एक्स प्लस एस टू एक्स थी। जब आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिखोगे दो स्टेप फंक्शन में, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो एस वन एक्स और एस टू एक्स जो स्टेप फंक्शन थे ये हमारे एफ एक्स और जी एक्स के लिए डिफरेंटली डिफाइन किए थे हमने वहाँ पर। यानी एफ एक्स फंक्शन के लिए एस वन आपका स्टेप फंक्शन माना था, जी एक्स के लिए माना था। तो मतलब यहाँ पर भी आप ये बोल सकते हो ना कि ए से बी एफ एक्स प्लस ए से बी जी एक्स डी एक्स की वैल्यू भी आपकी ए से बी एस टू एक्स प्लस सॉरी टी वन एक्स और ए से बी टी टू एक्स डी एक्स। ये मैं बोल सकता हूँ कैसे, सिंपली समझो। एफ एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में थी, एस वन एक्स और टी वन एक्स। जी एक्स की वैल्यू भी किस किस के बीच में होगी, एस टू एक्स टी टू एक्स। तो मतलब टी वन एक्स प्लस टी टू एक्स दोनों की वैल्यू आपकी एफ एक्स और जी एक्स से ग्रेटर देन होगी। ये वैल्यू दोनों फंक्शन से छोटी होगी, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ना, ठीक है। समझ रहे होंगे आप मैं जो बताना चाह रहा हूँ, सेम यही है, बस हमने अलग अलग के लिए यहाँ पर डिफरेंट के लिए लिख दिया है, ठीक। अब यहाँ पर देखो 5 और 6 इक्वेशन को देखो, सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो ये जो फंक्शन है और ये जो दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन की वैल्यू जो है हमारी एस नॉट एक्स और टी नॉट एक्स के बीच में ही लाई कर रही है। यही तो ये कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ पर लिख दो कि बी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 ए से बी एफ प्लस जी एक्स डी एक्स जो फंक्शन हमारा एंड ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी जी एक्स डी एक्स बोथ दिख रहा है ना आपको, बोथ लाइज बिटवीन ए से बी एस नोट एक्स डी एक्स एंड ए से बी टी नोट एक्स डी एक्स। इसी के बीच में लाई कर रहा है ना आपका फंक्शन, ठीक है। अब देखो ये दो फंक्शन इसी के बीच में लाई कर रहे हैं, तो मतलब सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे हम, ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि अब अभी हमने पूरा ऊपर प्रूव किया था कि इंटीग्रेबल है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी आपका लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो सिंपली अब इसको देखो हम लिख सकते हैं कि ए से बी एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स जो होगा, और इसका ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी जी एक्स डी एक्स, ठीक है। इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, और फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है।
अब सिंपली समझो मैंने मॉड क्यों लगाया यहाँ पर, ये भी समझना। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। ये आपको पता होगा सिंपली, क्योंकि नेगेटिव होने का मतलब, क्योंकि जब आपने 12th में पढ़ा होगा, थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा ना उस चीज़ में, तो मैं थोड़ा सा यही आप समझ रहे होंगे कि आप इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, हम उसको पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो सिंपली देखो, अरे माइनस था ना, दोनों का डिफरेंस आना चाहिए ना, क्योंकि ए से भी टी नोट एक्स डी एक्स और ए से भी एस नोट एक्स डी एक्स लेस देन ऑफ का एप्सिलॉन है। अब जब ये दोनों फंक्शन की वैल्यू टी नोट एक्स और एस नोट एक्स के बीच में लाई करी, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन ही होगा। अब अगर ये ऐसा होगा तो यहाँ सिंपली मैं ये आपको पता होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब x लेस देन एप्सिलॉन, मोड x लेस देन एप्सिलॉन हो और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो उस केस में x 0 होता है, ये नोट करके लिख लेना, ठीक है। और जब x लेस देन एप्सिलॉन हो और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो उस केस में आपका x ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ये दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। मोड x हो तो x इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन हो तो x लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये तो हम यूज कर चुके थे, अब ये भी आपकी यूज आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो मोड x है लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ पर आपका जो मोड में जो वैल्यू है ये इक्वल टू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो मतलब इसको आप 0 के बराबर कर दोगे, तो x प्लस जी एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आपके 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो मैं एक स्टेप यहाँ पर कट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की वो, तो सिंपली अब ये जब ये 0 के बराबर होगा तो आप इस माइनस वाले को इधर ले जाओगे तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो मैं इक्वल टू लगा के सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे, खुद लिख लेंगे एक दो स्टेप, तो ये से भी जी एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो देखो लो, हमको यही प्रूव करना था आपका, तो इसमें कुछ नहीं किया, सिंपली जो आपको गिवन था वही लिख दिया कि 5 और 6 से हमको पहले डिफाइन कर लेना है कि इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ किस किस के बीच में लाई करेगी। तो अब आपको पता है कि इन दोनों का जो सम है वो एस नोट एक्स है, तो मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि इन दोनों को मिला के एस नोट एक्स है, एस नोट एक्स की वैल्यू है। तो मतलब ये वैल्यू जो होगी इस इन दोनों से ग्रेटर देन होगी, पर लेकिन ग्रेटर देन होने के साथ इससे छोटी है वैल्यू, आपकी इससे वैल्यू छोटी है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो एस नोट एक्स होगा वो इससे छोटी होगी। और ऐसे सेम कहानी इसके लिए समझो, वहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा आपके लिए, तो सिंपली फिर जब ग्रेटर देन होगा तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। अब ये याद रखना, ये स्टेप आपका x 0 के बराबर होता है, यहाँ से ये लिख देना साइड में, बता देना एग्जाम में साइड में, ठीक है। तो वहाँ से प्रूफ हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो गई थ्योरम, तो मैं फिर इसके बाद हम 2 ही थ्योरम यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक और थ्योरम आपको करवा देता हूँ, ठीक है, छोटी सी थ्योरम है जिसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में ये हम फिर नेक्स्ट थ्योरम आगे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आगे आई होप आपकी जितनी भी ये इंटीग्रेबल से थ्योरम होंगी सारी मैं डिस्कस कर लूँगा। फिर आपकी देखो जो बचेगा सिलेबस में, मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है आपकी, फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है, और आपकी कोची इंटीग्रल थ्योरम है, फिर एक प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन बचता है, तो उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि अब एक टॉपिक तो हम स्किप कर सकते हैं ना, सारे टॉपिक अगर हम पढ़ लेंगे और एक टॉपिक स्किप कर देंगे तो हमारा 100% मान लो 90% सिलेबस कवर है, तो 4 में से अगर एक क्वेश्चन प्रिमिटिव से पूछता भी है उसमें एक थ्योरम में करवा दूंगा, ठीक है। पूछता है तो बस वही थ्योरम पूछी जाती है, आगे टाइम रहा तो हम वो थ्योरम कर लेंगे आपका, ठीक है। तो उसको अगर स्किप भी करेंगे तब भी हमारा आराम से पेपर फंस जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यही है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, फिर 2 वीडियो में आपका वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो बस 2-3 से 4 वीडियो होंगी जिसमें हम कवर कर चुके होंगे पूरा आपका ये फंक्शन, ठीक है। तो 10 तारीख से पहले हम कवर कर देंगे पूरा, टेंशन ना लो, आपका ही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जो मैट्रिक स्पेस में खाली मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करवाऊंगा भाई, मैं कम्प्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ा टॉपिक होता है आपका, मैट्रिक स्पेस छोटा टॉपिक नहीं है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे, आप खुद से उसमें और कुछ पढ़ लेना, ठीक है। कैसे पढ़ना है, अनसोल्ड में जो आया है उसके हिसाब से पढ़ लेना, और ठीक है, मैं अपनी तरफ से जो भी मुझको इम्पोर्टेंट लगेगा मैं डिस्कस करवा दूंगा, ठीक। तो अब इस थ्योरम को देखो, तो बहुत इजी है, देखो सिंपली कि इसको हम जो हम पढ़ चुके हैं ना उसी से हम देखो इस थ्योरम को उड़ा देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है इस थ्योरम में, ठीक है। तो अब सिंपली समझो, सबसे पहले क्या है, देखो लैंग्वेज में तो आप सिंपली लिख देना कि एफ इज ऑन इंटीग्रेबल ऑफ, क्योंकि ये थोड़ा बहुत छोटी थ्योरम है तो उसको थोड़ा सा लैंग्वेज आपको यूज करना पड़ेगा ना, तो आप लिख देना कि एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, यहाँ पर एम एंड एफ आर रियल नंबर सच दैट, ये लिख देना वहाँ पर उस थ्योरम में। उसके बाद ये चीज़ लिखना जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट बी सेल सो दैट एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू होगा आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एंड कैपिटल एम बी माइनस ए, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स,
एक मिनट, इस थ्योरम को पहले चेक कर लेते हैं, ये थ्योरम पूछी कैसे जाती है। ठीक है, मैं एक बार इसका स्टेटमेंट करेक्ट करता हूँ। एक बार पूछी गई थी ये 22-23 में आपका, पहली वाली भी देखो, फर्स्ट वाली थ्योरम भी आपको दिख रही होगी ना। ये देखो, इसमें दोनों चीज़ें प्रूव करवाई हैं उस क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों प्रूव करवाने के लिए पूछ लेता है। मैं स्कोर करवाने की सोच रहा था पर, लेकिन इसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो ये है आपका, तो इंटीग्रेबल है आपके एम एन वी रियल सच दैट एम इज फॉर ऑल प्रूव दैट, यही प्रूव करना है। ठीक है आपका, तो यहाँ सिंपल समझना, ए से बी है, अपर और लोअर इंटीग्रल नहीं है। ठीक है, अब देखो सिंपली हमको यहाँ पर प्रूव तो ये करना था। अब देखो फर्स्ट बी सेल सो दैट कि अब अगर हम इसको जैसे मान लूँ कि एम बी माइनस से लेस देन इक्वल टू आपका ये होगा, और या एम ग्रेटर देन इक्वल टू ए से बी बार, ये आपका अपर इंटीग्रल से ग्रेटर देन होगी या इससे छोटी होगी। ठीक है, इसको पहला नाम दे दो या इसको सेकंड नाम दे दो। हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं आपका, जैसे या सिंपली समझो, जैसे अगर मान लो हमारे पास एफ इंटीग्रेबल है, तो आपको बताया था मैंने कि ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, ये आपका बराबर होता है लोअर इंटीग्रल के, और फंक्शन की वैल्यू ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये तीनों बराबर होते हैं जब एफ इंटीग्रेबल होता है। ये हम पढ़ चुके हैं ना ये। ठीक है, तो इसी का हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि ये मान लो ये तीनों तो वैसे बराबर होते ही हैं, तो जो आपका एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू होगा इससे एफ एक्स डी एक्स से, और कैपिटल एम बी माइनस ए ग्रेटर देन होगा आपका ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स से। ठीक है, तो अब देखो सिंपली, सिंस एफ इज इंटीग्रेबल, अब बस एफ इंटीग्रेबल है तो ये होते हैं आपका कि ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स जो होता है, हाँ ये जो होता है ये लेस देन होता है आपका, सॉरी इक्वल होता है आपके ए से बी एफ एक्स डी एक्स के, और इक्वल होता है आपके ए से बी, ये लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल हो जाएगा। अगर एफ इंटीग्रेबल हो तो ये कंडीशन होल्ड करता है आपका। अब देखो ये मैंने स्मॉल एम बी माइनस से लेस देन क्यों कह दिया, सिंपली समझो, ए से बी एफ एक्स डी एक्स से छोटा है ये वैल्यू, तो आपको पता है कि फंक्शन की जो वैल्यू होगी, आप जो ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये जो हमारा लोअर इंटीग्रल है, तो लोअर इंटीग्रल की वैल्यू इससे छोटी होगी आपके इस फंक्शन से। फंक्शन से छोटी होने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, या तो छोटी होगी या बराबर हो सकती है। यही तो कंडीशन यहाँ पर बोल रहा है ना कि एम बी माइनस ए है आपका जो है ये आपका लेस देन इक्वल टू होगा इससे। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर सिंपली देखो इतना ये समझो, बस हमने ये मान लिया कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमको ये शो कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट भी सिंपली ये समझो, बस देखो सब कुछ छोड़ो, पहले समझो कि फर्स्ट बी सेल सो दैट, हम ये शो कर रहे हैं, उसको शो नहीं लगा यहाँ पर, फर्स्ट बी शो सेल दैट ये आपका एम बी माइनस ये लेस देन होगी इसकी वैल्यू इससे, और ये ग्रेटर देन होगी अपर इंटीग्रल है उससे, ये वैल्यू बड़ी होगी ये छोटी होगी, हमने मान लिया। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड नाम दे दिया। अब हम जानते हैं कि एफ आपका इंटीग्रेबल है, अगर इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। ठीक है, अब सिंपली देखो पहले, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको मिलता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट, तो यहाँ पर आपका जो एम बी माइनस ए है ये आपका लेस देन होगा ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स से, एंड कैपिटल एम बी माइनस ए ये ग्रेटर देन होगा आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स से। ठीक है, ए से बी क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि ए से बी बार और एक मिनट, इसमें लोअर लिमिट मानना, ये अपर लिमिट लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये अपर लिमिट रहेगी। ठीक है, तो जो अपर लिमिट की वैल्यू से ये ग्रेटर देन होगा आपका एम बी माइनस ए, क्योंकि जो फंक्शन दिया आपका वो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू, क्योंकि देखो तीनों बराबर हैं तो इसकी वैल्यू भी इसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू भी इसके बराबर होगी, तो इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, और इसके लिए हमने ये वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि तीनों बराबर हैं। ठीक है, तीनों बराबर हैं तो इसकी जगह पर आप फंक्शन की वैल्यू फंक्शन रख दिया, इसके वही फंक्शन हमने रख दिया। अब हमको देखो सिंपली, अब जब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे हम, एम बी माइनस ए ये लेस देन इक्वल टू होगा आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स के, ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एम बी माइनस ए, तो मतलब ये आपका ये वाला साइन आएगा एम बी माइनस, जब दोनों कंबाइन करके लिखोगे तो यही तो आएगा ना। और देखो हमको यही प्रूव करना था, सिंपली हमने ये हेल्प ले ली आपकी कि पहले हमने मान लिया था कि फर्स्ट वी विल शो दैट कि ये एम बी माइनस से लेस देन इक्वल टू होगा आपके लोअर इंटीग्रल से, उससे ग्रेटर देन होगा अपर इंटीग्रल से। अब हमको बताया फिर इंटीग्रेबल है, तो सिंपली बहुत ईजी थ्योरम है, आप इसको सिंपली समझ सकते हो। ठीक है, बहुत टफ थ्योरम नहीं है आपकी ये।
तो सिंपली मिलते हैं आपसे, मैं सिंपली ज़्यादा बोल रहा हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ और इसकी इंटीग्रेबल की थ्योरम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद कुछ 1-2 थ्योरम और इसकी हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे आपका, फिर उसके बाद फिर हम और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में शायद इस थ्योरम के साथ मिलते हैं। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।